भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले मैं आचार्य रविदेव जी को धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं कि आज आपने इतना एक कार्यक्रम आयोजित किया। आप सब लोग आए बड़ी संख्या में, आपको धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय श्री सुशील मोदी जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि वो केवल इसी आज के 3 घंटे के कार्यक्रम के लिए पटना से आए हुए हैं। मैं उनका कोटिशः धन्यवाद करता हूं। मुझे आपका टॉपिक बहुत बढ़िया लगा, भारतीय नागरिक संहिता। सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नई चर्चा होने जा रही है इंडियन सिविल कोड की। सब समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और हम भारतीय नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि भारत के किसी भी कानून का पहला शब्द यूनिफॉर्म नहीं है ही नहीं है। एक भी कोई कानून बताइए भारत में जिसका पहला शब्द यूनिफॉर्म हो, नहीं है। लेकिन अधिकांश भारत के कानूनों का पहला शब्द इंडियन है। तो इसलिए मेरा भी मत यह है कि चर्चा भले आर्टिकल 44 पे है, लेकिन सरकार इस पे जब भी लाए कानून तो उसका नाम इंडियन सिविल कोड रखे। और हमारे पास इंडियन नाम से हज़ारों कानून है। ये मेरे सामने इंडियन पिनल कोड है, इंडियन टैक्स कोड है, इंडियन एजुकेशन कोड है। जितने भी कानून अपने भारत में पार्लियामेंट में बनते हैं उनका पहला नाम इंडियन ही होता है। और एक बात और कि जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडियन सिविल कोड कहना शुरू कर देंगे, आधी समस्या वहीं ख़त्म हो जाएगी। आधी समस्या इस यूनिफॉर्म शब्द को लेके है। और इसलिए है कि हालांकि यूनिफॉर्म शब्द बुरा नहीं है, लेकिन इस शब्द के बारे में पिछले कई वर्षों में इतनी भ्रांतियां फैला दी गई हैं, इतने इसमें विवाद कर दिए गए। तो मेरा ये मानना कि जहां बहुत ज़्यादा विवाद हो, मुझे लगता है उससे आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ नया उसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। तो इसलिए हिंद पुनरुत्थान ट्रस्ट ने जो आज इसका नाम इंडियन सिविल कोड रखा है, मुझे लगता है शायद आने वाले टाइम में इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होगी। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, मैं भ्रांतियों पे बाद में आऊँगा। समर्थक इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, मुझे लगता है उतना ज़्यादा उत्साह भी करने की ज़रूरत नहीं है। विरोधी बहुत ज़्यादा इसके एकदम एग्रेसिवली इसका विरोध कर रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि भारत किससे चलता है? संविधान से। संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो, उसको कहते हैं संविधान। और भारतीय नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता, जो भी इसका नाम होगा, ये तो पार्लियामेंट से तय होगा। लेकिन क्या इस देश के नागरिकों को एक समान अधिकार है या नहीं है? इस देश के सबको एक समान अधिकार है। हिंदू की वोट की कीमत और मुस्लिम्स की वोट की कीमत एक ही है। महिला के वोट की कीमत और वैल्यू और पुरुष के वोट की वैल्यू एक ही है। भाई हम एक बार ठप्पा मारेंगे तो एक वोट काउंट होगा। रविदेव जी ठप्पा मारे, आदरणीय सुशील मोदी जी मुहर लगाएं, जिस पे भी लगाएं, सबकी वोट की वैल्यू क्या है? एक ही है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सब एक समान हैं, सभी नागरिक एक समान हैं। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमने एक शपथ लिया था 26 नवंबर 1949 को। सामान्यतः हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया दिवस मनाना शुरू किया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण वो डे है। वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल में एक शपथ ली गई। क्या शपथ ली गई? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द हिंदूज ऑफ इंडिया नहीं, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नहीं, वी द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने क्या शपथ लिया कि हम भारत को एक सोवरेन कंट्री बनाएंगे। सोवरेन का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इंडिपेंडेंस और सोवरेन में डिफरेंस होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी होती है, आपको प्रशासनिक रूप से आज़ादी हो गई, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस। सोवरेन का मतलब संप्रभु, हर तरीके से इंडिपेंडेंट।
अब हम 26 नवंबर 1949 को हमने कहा, न हम भाषाई रूप से किसी के गुलाम हैं, न हम आर्थिक रूप से किसी के गुलाम हैं, न धार्मिक रूप से किसी के गुलाम हैं, हम हर तरीके की गुलामी के से मुक्त हो गए हैं और एक हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे जिसमें सबको इक्वलिटी होगी, सबको एक समान कंसीडर किया जाएगा, सबको जस्टिस होगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सबको समान अवसर मिलेगा और सबके अंदर भाईचारे की भावना हम बढ़ाएंगे, सबको फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, सबको सोचने की आज़ादी होगी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होगा, बोलने की भी आज़ादी होगी और सबको अपनी अपनी प्रेयर पूजा पद्धति की आज़ादी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये हमने कहा कि सब लोग मिलके राष्ट्र प्रथम के मार्ग पे चलेंगे। यूनिटी एंड इंटीग्रेशन का मतलब सब के लिए राष्ट्र प्रथम होगा, रिलीजन फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, नेशन फर्स्ट। ये हमने 26 नवंबर 1949 को शपथ लिया। फिर हमने क्या कहा, आर्टिकल 14 में कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सबके लिए एक समान होगा, सब लोग कानून के सामने एक समान रहेंगे। आर्टिकल 15 में कहा कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में कहा सबको समान अवसर मिलेगा। जब मैं सबको कह रहा हूँ इसका मतलब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 में कहा कि छुआछूत अब खत्म होगा। इंटरेस्टिंग यह है सर, जब हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं मोदी सर, तो लगता है कि ये छुआछूत जो आर्टिकल 17 आया ये केवल हिंदुओं के लिए आया, नहीं, संविधान का आर्टिकल है ना, और ये कहता है छुआछूत खत्म होगा। इसका मतलब सबके अंदर छुआछूत खत्म होगा, अगड़े पिछड़े में खत्म होगा, दलित सवर्ण में खत्म होगा, सिया सुन्नी का छुआछूत खत्म होगा, सब में छुआछूत खत्म होगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब जो मंदिर होगा उसमें सब जा सकेंगे, जो मस्जिद भी होगी उसमें सब जा सकेंगे, यानी जो चर्च भी होगा उसमें भी सब जा सकेंगे। सब नहीं तो कम से कम सारे क्रिश्चियंस के जितने भी आपके डिनोमिनेशन है सारे चर्च में जा सकेंगे। अगर कोई मस्जिद है तो सिया भी जाएगा, अहमदिया भी जाएगा, सुन्नी भी जाएगा, उसके अंदर छुआछूत नहीं होगा। कम से कम विद इन कम्युनिटी छुआछूत नहीं हो सकता। जैसे मंदिर में नहीं होगा वैसे मस्जिद में नहीं होगा, वैसे चर्च में नहीं होगा, ऐसे गुरुद्वारे में नहीं होगा, ऐसे शमशान में नहीं होगा, ऐसे कब्रिस्तान में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिया का कब्रिस्तान अलग होगा, सुन्नी का कब्रिस्तान अलग होगा, हिंदुओं में सवर्ण का शमशान घाट अलग होगा और दलितों का शमशान घाट अलग होगा, ना, हर तरीके का छुआछूत खत्म होगा। यह आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 19 कहता है सबको बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 21 कहता है सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने की आज़ादी है, सम्मान में कोई कमी नहीं होगा, मंत्री और संतरी के सम्मान एक समान होगा, सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। और बाद में हमने आर्टिकल 21 कहा सबको शिक्षा का अधिकार होगा। आर्टिकल 23 कहा कि बच्चों के शारीरिक शोषण का पे कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं होगा जिससे शारीरिक शोषण हो, किसी भी तरीके का शारीरिक शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सरकार खत्म करेगी। आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है 14 साल से कम के बच्चों को नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखिए, मैं कुछ कहने वाला हूं इसलिए मैं आर्टिकल 23-24 की बात कर रहा हूं। न शारीरिक शोषण होगा, न 14 साल से कम के बच्चों को नौकरियों में लगाया जाएगा। आर्टिकल 25 कहता है, जिस पे बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है, यह सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 25 खास तौर पे सो कॉल्ड सेकुलर्स के द्वारा, वो कहते हैं हमको जी राइट टू रिलीजन है, हाँ है, धर्म पालन का अधिकार है, लेकिन अधर्म का नहीं है। रीतियों को पालन करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को फॉलो करने का राइट है, कुप्रथा को नहीं। अब सवाल यह है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, रीति क्या है, कुरीति क्या है, प्रथा क्या है, कुप्रथा क्या है। तो जो आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा हो, यानी जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट जा रहा हो, वो अधर्म है, वो कुरीति है, वो कुप्रथा है। बड़ा सीधा सा मैटर है। और कोई कहता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जो प्रियम्बल के स्पिरिट में है वो धर्म है, जो प्रियम्बल के वैल्यूज़ के खिलाफ जा रहा है वो धर्म है, जो प्रियम्बल के स्पिरिट में है वो रीति है, जो प्रियम्बल के अगेंस्ट जा रहा है वो कुरीति है, जो प्रियम्बल के स्पिरिट में है वो प्रथा है, जो उसके खिलाफ जा रहा है वो कुप्रथा है। आर्टिकल 37 में हमने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 नहीं डाला होता
संविधान में होता ही नहीं। तो क्या ये देश हिंदू के लिए अलग कानून से चलता है, मुस्लिम्स के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई से अलग? नहीं, ये तो डाल दिया, अच्छी बात है। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए। पिनल कोड है कि नहीं? संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए। जीएसटी आ गई कि नहीं? बाद में अमेंड करके आ गई। संविधान में कहीं नहीं लिखा है सबको शिक्षा अधिकार होना चाहिए, बाद में अमेंड करके डाला गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो संविधान में नहीं लिखी गई हैं, उसको हम प्रीएम्बल के साथ टेस्ट करते हैं। जो प्रीएम्बल कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी। आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सबको समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा। आर्टिकल 46 कहता है सोशल जस्टिस इंश्योर करेगी सरकार। एक और आर्टिकल जिस पे बहुत कम चर्चा होती है वो है आर्टिकल 51A, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि फंडामेंटल राइट जितना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये देश के प्रत्येक नागरिकों की ड्यूटी है टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल। इस संविधान को मानेंगे, न मानने की छूटी नहीं है। इट शैल बी, इट मे भी नहीं, इट विल भी नहीं, इट शैल बी। यानी इस संविधान को मानना सबका नैतिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ऑप्शन नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आइडियल्स, प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन सिविल कोड के बिना कॉमन ब्रदरहुड आ सकती है क्या? सोचिए जरा। आर्टिकल 51 कह रहा है कॉमन ब्रदरहुड ले आइए, उसके कॉमन सिविल कोड के बिना असंभव है। और एक जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कहते हैं कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज आए। अगर आप भाषाई रूप से डिफरेंट हैं, लैंग्वेज आपकी अलग अलग है, भाषा आपकी अलग अलग है, क्षेत्र आपका अलग अलग है, तो भी जहां पे देश की एकता अखंडता की बात आएगी तो आप अपनी भाषाई पहचान छोड़ देंगे, अपनी क्षेत्रीय पहचान छोड़ देंगे, अपनी जातीय पहचान छोड़ देंगे, सारी पहचान खत्म। सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? नेशन फर्स्ट। ये फंडामेंटल ड्यूटी कह रहा है। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। जितनी भी आपकी प्रैक्टिस हैं जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं, उनको आप रिनाउंस कर देंगे, छोड़ देंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। और टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको आप मानेंगे, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। अब सवाल आता है कि भारतीय नागरिक संहिता क्या है? सच्चाई तो यह है कि भारतीय नागरिक संहिता क्या है, क्या होगा, अभी ड्राफ्ट नहीं आया, तो इसलिए पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम भी नहीं बता सकते क्या क्या होने वाला है। लेकिन जितना मैंने यूएस का कॉमन सिविल कोड पढ़ा, सिंगापुर का पढ़ा, चाइना का पढ़ा, जिन देशों में कॉमन लॉ है, उसको पढ़ने के बाद ये इतना बात समझ में आई कि इससे आपके रोटी कपड़ा मकान में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसी गलतफहमी फैला रहे हैं। आर्टिकल 44 का मतलब यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबको एक जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा। आर्टिकल 44 का मतलब यूनिफॉर्म फूड कोड भी नहीं है कि सबको एक जैसा भोजन करना पड़ेगा। आर्टिकल 44 का मतलब यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है कि सबकी आइडेंटिटी एक हो जाएगी, सबकी पहचान एक हो जाएगी, ना, ऐसा भी नहीं है। आर्टिकल 44 का मतलब यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है कि सबकी प्रेयर एक समान हो जाएगी। प्रेयर भी अपनी अपनी रहेगी, जिसकी जो प्रेयर है वो वही चलती रहेगी। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी आ गए, मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए, आप मंच पे आइए। बाकी स्वागत सम्मान बाद में करिएगा, लेकिन आप मंच ग्रहण करें। लालपुरा साहब, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए।
तो आर्टिकल 44 का मतलब यूनिफॉर्म फूड कोड भी नहीं है कि सबका भोजन एक हो जाएगा। आर्टिकल 44 का मतलब ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा होगा। यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है कि सबकी पहचानें खत्म हो जाएंगी जब सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है कि सबको एक तरीके से प्रेयर करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि जितने यहाँ रिलीजन चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे, केवल भारत में एक रिलीजन बचेगा। यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है। एक बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के कस्टम का क्या होगा। अरे भैया, ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है। क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड भी नहीं है। एक और झूठ फैलाया जा रहा है एचयूएफ का क्या होगा। एचयूएफ इनकम टैक्स का मैटर है, वो सिविल जस्टिस का मैटर नहीं है, वो सिविल राइट का मैटर नहीं है, वो फाइनेंशियल राइट का मैटर है। हाँ, एचयूएफ को सबके लिए लागू करने के लिए वन नेशन वन टैक्स लाना चाहिए। तो जो लोग एचयूएफ के बड़े इंडोर्स करने वाले हैं, मुझे लगता है उनको वन नेशन वन टैक्स की मांग करना चाहिए। ये यूनिफॉर्म पुलिस कोड भी नहीं है कि पूरे देश की पुलिस एक जैसी काम करेगी। यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड भी नहीं है कि पूरी देश की अदालतें एक तरीके से सबको जस्टिस देना शुरू करेंगे, जैसा भी कुछ दिन पहले रात को 9 बजे खुली थी किसी को जमानत देने के लिए। तो ऐसा सिस्टम भी नहीं है। ये सिंपल यूनिफॉर्म सिविल कोड है।